हेलो स्टूडेंट। तो प्रीवियस लेक्चर में जो बेसिकली मैंने पढ़ाया था वो था आपके पास कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस। तो ये तीन टॉपिक मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाए थे। तो आज जो मैं बेसिकली पढ़ाने वाला हूँ वो होंगे दो टॉपिक। पहला होगा हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी और जो दूसरा हमारे पास होगा दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मैं दोनों के एक एक न्यूमेरिकल आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। ठीक, और फिर से बोलूंगा डेफिनेशन रटनी नहीं है, मैं आपको कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा कि डेफिनेशन आपको कैसे याद करनी है। ठीक है, देखें तो पहला जो मैं पढ़ाने वाला हूं दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का जो सिंबल है दैट इज लैम्डा। तो आपको पता ही है, एक तो लैम्डा होता है ऐसा और दूसरा लैम्डा होता है ऐसा। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे। तो लैम्डा नीचे एम, ये जो नीचे एम है ये बताना चाह रहा है किस चीज को, मोलर को। ठीक है, तो आपने प्रीवियस लेक्चर में भी 11वीं में भी पढ़ा होगा कि मोलर का मतलब मोलैरिटी था। ठीक है, जहां हम स्टैंडर्ड 1 मोल लेके चलते थे। तो कुल मिलाकर डेफिनेशन में भी 1 मोल ही चलेगा। ठीक है, देख तो मान लेते हैं मेरे पास कोई 1 मोल सॉल्यूट है। ठीक, इस 1 मोल सॉल्यूट या सैंपल को मैंने डिसॉल्व कर दिया किसी लिक्विड में। कोई भी लिक्विड है, सपोज कर लो वाटर है मेरे पास। ठीक, तो जब मैं इस 1 मोल सैंपल को इस वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो डिसॉल्व करने के बाद इसका क्या बनेगा, सॉल्यूशन। यानी जब मैं इस 1 मोल सॉल्यूट को इस लिक्विड में डिसॉल्व करूंगा तो इसका सॉल्यूशन बनेगा। मींस इसके पार्टिकल टूटना शुरू होंगे। दैट मींस टूटने से जितने भी पार्टिकल्स मिले, पार्टिकल्स का बेसिकली मीनिंग यहां पे क्या हुआ, जनरली आयंस। ठीक, तो 1 मोल सॉल्यूट को किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करने पर जो भी पार्टिकल्स या आयंस मिलेंगे, ठीक, इन आयंस के घूमने से यानी मूवमेंट से जो भी करंट फ्लो होगा दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम। तो आई थिंक डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि 1 मोल हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलते हैं। तो 1 मोल सॉल्यूट को किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करने पर जो भी पार्टिकल्स मिलेंगे, इन पार्टिकल्स के घूमने से जो भी करंट फ्लो होगा दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। ठीक, तो आई थिंक ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। और रेफरेंस के लिए हम 1 मोल लेंगे। तो अब इसका हम फॉर्मूला वगैरह पढ़ लेते हैं जिससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। देखें, मोलर कंडक्टिविटी निकालने का तरीका है कप्पा, जो कि प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन बोल सकते हो या फिर मोलैरिटी बोल सकते हो। दोनों बातें एक ही हैं क्योंकि हमने यहां पे क्या वर्ड यूज किया है, मोलर यानी मोलैरिटी। तो कंसंट्रेशन या मोलैरिटी दोनों एक ही बात है, या तो सी लिख लो या फिर एम लिख लो। ठीक, दूसरी बात, मोलर कंडक्टिविटी निकालने का तरीका एक और है, कप्पा अपॉन मोलैरिटी या कंसंट्रेशन, एक ही बात है। ठीक, अब इन दोनों केस में अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 1000 आ रहा है ऊपर, इसमें 1000 नहीं है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखें ऊपर वाले में 1000 है, नीचे वाले में 1000 नहीं है। इसको अगर मैं समझाने बैठ जाऊंगा तो ये टॉपिक हो जाएगा बहुत ज्यादा बड़ा। तो अगर मैं बात करता हूं फॉर अ 12th पर्पस, तो शॉर्ट एंड ट्रिक आप ध्यान रखोगे, या आप किसी कंपटीशन में भी जा रहे हो तो वहां भी हम शॉर्ट एंड ट्रिक का ही यूज करते हैं। देखें, शॉर्ट एंड ट्रिक ये है, अगर कप्पा की यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर में है तो आप 1000 लगाओगे ऊपर। ठीक, और अगर कप्पा की यूनिट साइमन पर मीटर में है तो 1000 नहीं लगाओगे। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कब 1000 आपको लगाना है और कब आपको 1000 नहीं लगाना है। ठीक है, तो इससे आपके जो न्यूमेरिकल है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे कि हमें 1000 कब लगाना है और कब नहीं लगाना, न्यूमेरिकल में डाटा को या यूनिट को देख के। ठीक, तो अब हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तब तक आप इसको राइट डाउन करना चाहते हो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो आई थिंक ये आपने कर लिया होगा। ठीक है, देखें न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो इससे पहले कि मैं न्यूमेरिकल लिखूं, पहली बात मैं यहां लिख देता हूं जो मैंने आपको भी बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मोलर कंडक्टिविटी निकालने का तरीका कप्पा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, ये कब होगा, जब हमारा कप्पा किस चीज में होगा, जब हमारा कप्पा होगा साइमन पर सेंटीमीटर में। ठीक, और दूसरा तरीका है कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन।
यानी इस केस में 1000 नहीं आएगा, यानी जब कप्पा साइमन पर मीटर में हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये दो बातें हमारे पास है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखें, क्वेश्चन आपके पास ये है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m KCl solution at 298 Kelvin is 0.025 Simon per centimeter. Calculate its molar conductivity. तो यह आपको निकालना है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, तो कुल मिलाकर आपको लैम्डा एम निकालना है। ठीक है, देखें, तो लैम्डा एम तो मुझे निकालना है। अब क्या क्या डाटा मुझे दिया हुआ है, 0.20 m, 0.20 m जो KCl दिया है, m का मतलब मोलैरिटी, तो बेसिकली कंसंट्रेशन मुझे कितनी दी है, 0.20। ठीक, उसके बाद कंडक्टिविटी दी है इतने m KCl सॉल्यूशन की इतने टेम्परेचर पर इतनी, यानी कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है, कप्पा। तो कप्पा दिया है मुझे 0.025 साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक, तो कुल मिलाकर अब आपको पता लग गया कि कप्पा किस चीज में, साइमन पर सेंटीमीटर में। निकालना क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। तो साइमन पर सेंटीमीटर यानी पहला वाला केस यूज होगा, यानी 1000 ऊपर आएगा। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने का तरीका हो गया कप्पा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। अब आपको वैल्यू पुट करनी है दोनों की, बस टेम्परेचर का यहाँ पे कोई रोल नहीं था। ठीक है, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा की वैल्यू हो गई 0.025 साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक, इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन कितने दिया, 0.20। ठीक है, मैं फिलहाल अभी यहां से यूनिट को हटा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इंटू 1000। अब आपको ये सॉल्व करना आता ही है। देखें, इस पॉइंट से 2 0 ऊपर आ गई, मैं आगे कर देता हूं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो कुल मिलाकर ऊपर वाले की बात करें तो मैं 1 2 3 25 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1000 को कैसे लिख सकता हूं, 10 की पावर 3 अपॉन 0.20 को कैसे लिख सकता हूं, 20 इंटू 10 की पावर -2। तो अब यहां से क्या होने वाला है, -2 ऊपर आके क्या हो जाएगा, +2। तो 3 और 2 5 हो जाएंगे, 5 में से 3 गए 2 हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर बच गया 25 अपॉन 20 इंटू 10 की पावर -2 ऊपर गई, +2 हो गई, 3 और 2 5, 5 में से 3 गए 2, यानी 10 की पावर 2। ठीक, अब इसको हम कट कर लेते हैं, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। ठीक है, यानी लैम्डा एम हमारे पास कितना आ गया, 5/4 इंटू 10 की पावर 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.25 इंटू 10 की पावर 2 या 125। ठीक है, तो बात करते हैं अब इस लैम्डा एम की यूनिट की। तो मैं भूल गया, मैं लैम्डा एम की यूनिट आपको बताना, तो अभी लैम्डा एम की यूनिट में आपको बताता हूं कैसे निकाली जाएगी। फिलहाल ये कितना होगा, 125, और जो यहाँ पे केस चल रहा है वो किस चीज में, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। खुद ट्राई करके देखना और जो न्यूमेरिकल्स होंगे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बस आप ध्यान रखना 1000 कब लेंगे और कब नहीं लेंगे। तो फिलहाल आप इसको राइट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो आई थिंक आपने कर लिया होगा। ठीक, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर आगे देखते हैं। देखें, तो पहला वाला जो केस है आप जरा इसको ध्यान से देखें। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कंसेंट्रेशन। ठीक है, अब सुनिए, कप्पा की यूनिट मैंने किस चीज में ली है, साइमन पर सेंटीमीटर में, तो वो ही रख देता हूं, साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक, अपॉन कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन का बेसिकली मतलब क्या था, मोलैरिटी।
मोलैरिटी सभी ने पढ़ा होगा, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, ये तो सबको वेल नोन है, ठीक है। दूसरी बात, 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये 11वीं में आपने पढ़ा होगा कि 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो कुल मिलाकर अगर मैं इस यूनिट की बात करता हूं, ठीक है, इस यूनिट की बात करता हूं मोल पर लीटर, तो मैं इस कंसंट्रेशन की यूनिट यहां लिख देता हूं मोल पर लीटर। तो पर लीटर अगर ऊपर आ जाएगा तो लीटर, यानी तो कुल मिलाकर साइमन पर सेंटीमीटर अपॉन नीचे तो बच गया सिर्फ मोल इनटू लीटर ऊपर आ गया। आई थिंक यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। तो लीटर की वैल्यू किसके इक्वल है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो वो वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो साइमन पर सेंटीमीटर इंटू 1000 सेंटीमीटर की क्यूब अपॉन नीचे तो मोल है, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर क्या बच गया, साइमन 2 सेंटीमीटर बच गए, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मोल ऊपर आके इनवर्स हो जाएगा, तो हो गया मोल इनवर्स, और 1000 तो ये था ही, तो मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो कुल मिलाकर यूनिट क्या आ गई, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो लैम्डा एम है उसकी यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। या अगर आपने ये साइमन पर मीटर वाला केस यूज किया होता तो फिर यूनिट हो जाती साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर केस चल रहा है सेंटीमीटर का तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और केस अगर चल रहा है पर मीटर वाला तो साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो अब आपको इसकी यूनिट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने वहां पे आंसर कितना लिखा था, 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, क्योंकि वहां पे डाटा सेंटीमीटर में था इसलिए, ठीक। तो आप इसको राइट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हम नेक्स्ट टॉपिक अब शुरू करने वाले हैं, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो आई थिंक ये आपने कर लिया होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या और बचा है। तो मैंने आपको बताया आगे जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखें तो सेकंड हमारे पास है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सिंबल लैम्डा ई क्यू होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल क्या है, लैम्डा एम, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सिंबल क्या है, लैम्डा ई क्यू। दूसरी बात, इक्विवेलेंट अगर आपको याद आ रहा हो तो आपने 11वीं में पढ़ा होगा नॉर्मेलिटी, और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पे हल्का सा बता दूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मेलिटी, ठीक। इक्विवेलेंट वर्ड जनरली नॉर्मेलिटी में यूज होता है, ठीक है। देखें डेफिनेशन की बात करें तो जैसे मैंने इसकी शॉर्ट एंड ट्रिक आपको बताई है कि डेफिनेशन कैसे याद की जाएगी, सेम इसी की है, ठीक है। पहला पार्ट में अंतर होगा, बाकी सारा पार्ट सेम है। देखें यहां पे मैं सैंपल 1 मोल ना लेकर 1 ग्राम इक्विवेलेंट लूंगा, ठीक है। यहां पे जो मैं सैंपल ले रहा हूं वो क्या ले रहा हूं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, बस। बाकी जो सारी चीजें हैं जो इसकी डेफिनेशन है सब कुछ सेम है, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट सैंपल जो मैंने लिया है, अगर मैं इसको डिसॉल्व कर दूं किसी लिक्विड में, सपोज करें वाटर में, तो सॉल्यूशन बनेगा। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट सैंपल को डिसॉल्व करने पर जितने भी पार्टिकल्स मिलेंगे यानी आयंस, उनके घूमने से यानी मूवमेंट से जो भी करंट फ्लो होगा दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों की डेफिनेशन में सिर्फ किस चीज का फर्क आया, मोलर कंडक्टिविटी में हमने सैंपल लिया 1 मोल, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हमने सैंपल क्या लिया है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अब ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये नॉर्मेलिटी में आपने पढ़ा होगा। मैं अगर बात करता हूं एज अ 12th पर्पस की, तो वहां पे इतना सब कुछ नहीं आता। नॉर्मेलिटी की वैल्यू आपको दी जाएगी, या मोलरिटी के टर्म्स में हो कि नॉर्मेलिटी में चेंज करोगे तब जाके वैल्यू आप पुट कर सकते हो, बताऊंगा धीरे धीरे फिलहाल। तो डेफिनेशन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सैंपल को डिसॉल्व करने पर जो भी पार्टिकल्स या आयंस मिलेंगे उनके घूमने से जो भी करंट फ्लो होगा दैट इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक।
अब बात आती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला क्या है। अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालने का तरीका पता है तो ये भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। एक पार्ट में चेंज है, बाकी सारा पैटर्न सेम रहेगा। देखें, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000। यहां तक तो सेम ही था पहले वाले केस की तरह। नीचे कंसंट्रेशन में कौन था? मोलैरिटी। यहां पे नॉर्मेलिटी है, बस इतना फर्क है। ध्यान रखना, मोलर कंडक्टिविटी में हमने जो यूनिट रखी थी वो किस चीज की रखी थी? बेसिकली मोलर की, यानी मोलैरिटी की। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कंसंट्रेशन में मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी हम यूज करेंगे। ठीक है, 1000 फिर से वही सेम केस। 1000 कब आएगा? जब कप्पा की यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर में होगी। ठीक है, दूसरी बात, लैम्डा इक्यू निकालने का दूसरा तरीका कप्पा अपॉन नॉर्मेलिटी। ठीक है, ये कब होगा? जब कप्पा साइमन पर मीटर में होगा। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे कि पर सेंटीमीटर में है तो 1000 आएगा, पर मीटर में है तो 1000 नहीं आएगा। तो ये वाली बात जो है वो ये सेम जो फर्स्ट वाले केस में है। तो आप इसको राइट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक, इसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो आई थिंक आपने कर लिया होगा, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, फिर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखें, क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 1 m H2SO4 solution whose conductivity is 26 into 10 की पावर -2 साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको निकालना क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी लैम्डा EQ आपको निकालना है। दूसरी बात, कंडक्टिविटी यानी कप्पा की वैल्यू कितनी दी है? 26 इंटू 10 की पावर -2 साइमन पर सेंटीमीटर। अब आप देख लो, पर सेंटीमीटर में केस है, इसका मतलब हमें कौन सा केस यूज करना पड़ेगा? लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। आप यहां ध्यान से देखें तो कप्पा की वैल्यू तो मुझे दी गई है, वो मैं यहां पुट कर दूंगा। नॉर्मेलिटी मोलैरिटी दी गई है, नॉर्मेलिटी है ही नहीं। अगर मुझे ये पता लग जाए तो लैम्डा EQ की वैल्यू आ जाएगी। तो कुल मिलाकर मेरा जो मेन टास्क है पहले नॉर्मेलिटी निकालना है। ठीक है, देखें, जो आपको मोलैरिटी दी गई है वो कितनी दी गई है? एक मोलैरिटी किसकी दी है? H2SO4 की। तो अगर आपने 11वीं में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच रिलेशनशिप, तो आप यहां से निकाल सकते हो। देखो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू एसिडिटी या बेसिसिटी या फिर होता है वैलेंसी फैक्टर। रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में ये। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको नॉर्मेलिटी तो पढ़ा नहीं रहा हूं, बट मैं ये क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी नीड पड़ गई है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे फटाफट बता देता हूं कि क्या क्या होता है। देखें, अगर मैं बात करता हूं मोलैरिटी, तो मुझे चाहिए तो नॉर्मेलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, वैलेंसी फैक्टर। ये तीनों क्या होते हैं इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, बट फिर भी हल्का सा आपको बता दूं इस न्यूमेरिकल के लिए कि जो आपके पास H2SO4 है ये एसिड है। ठीक है, ये आपको पता ही है। एसिड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेसिसिटी। ठीक है, एसिड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेसिसिटी। तो आप समझ चुके होंगे कि बेस के लिए हम वर्ड यूज करेंगे एसिडिटी। ठीक, और वैलेंसी फैक्टर हम यूज करते हैं सॉल्ट के लिए। ठीक है, तो फिलहाल देखें, एसिड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेसिसिटी। इस बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ H+ आयन कितने रिमूव हो रहे हैं। H2SO4 कितने H+ देता है? 2। तो इसका मतलब है बेसिसिटी जो है H2SO4 की वो कितनी है? 2 है। बात समझ में आ गई? अगर ये HCl होता मान के चलो, तो HCl में कितने H है? 1 H है। इसका मतलब HCl की बेसिसिटी 1 होती।
तो कुल मिलाकर मोलैरिटी यानी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू इस पूरे को ना लिख के मैं लिख सकता हूं ना बेसिसिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी मुझे चाहिए, मोलैरिटी की वैल्यू कितनी है 1 इंटू बेसिसिटी कितनी है H2SO4 के लिए 2, तो कुल मिलाकर नॉर्मेलिटी आ गई 2। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब नॉर्मेलिटी की वैल्यू यहां पुट, कप्पा की वैल्यू यहां पुट, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकल के आ जाएगी। ठीक है, देखो तो लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा की वैल्यू कितनी है 26 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी की वैल्यू कितनी है 2, तो अपॉन 2 डिवाइड कर दिया आपने, इससे क्या आ गया 1 और ये 3 इंटू 10 की पावर -2 और ये 10 की पावर 3, तो कुल मिलाकर 130 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, आंसर तो आ गया बट इसकी यूनिट है वो क्या होगी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट हमने पढ़ी थी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बट मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ा है वो क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जहां मैंने 1 मोल की जगह 1 ग्राम इक्विवेलेंट यूज किया है। तो कुल मिलाकर मैं इसको यहां आपको बता देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखें, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या थी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक, या फिर साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, एक ही बात है। ठीक है, अब मैं अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट निकाल रहा हूं तो आप खुद सोच सकते हो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेम रहेगा। मोलर कंडक्टिविटी में 1 मोल लिया था हमने और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हमने क्या लिया था 1 ग्राम इक्विवेलेंट, बस। तो कुल मिलाकर ग्राम इक्विवेलेंट यानी पर ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे पर मोल है ऐसी पर ग्राम इक्विवेलेंट। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यूनिट मैंने कैसे निकाली है कि जो लैम्डा एम है उसकी यूनिट क्या है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। पर मोल का मतलब मोलर कंडक्टिविटी, यानी वहां पे हमने 1 मोल की बात की थी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हमने 1 मोल की जगह 1 ग्राम इक्विवेलेंट यूज किया है, तो इससे हमारी यूनिट क्या हो गई, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल की जगह पर ग्राम इक्विवेलेंट। तो कुल मिलाकर आंसर क्या गया 130 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्यों आया, क्योंकि डाटा सेंटीमीटर में था, मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर आता। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर यूनिट में या फिर इस पूरे कोई पार्ट में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। फिलहाल मैंने आपको शॉर्ट एंड वे में बताया है, ठीक, ताकि आप न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा, हर बात का मीनिंग आपको बता के चलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट हैंड वे में आपको बताया है कि आपको न्यूमेरिकल पे कैसे फोकस रखना है और किस पॉइंट पे आपको ज्यादातर ध्यान देना है। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी बात आपको समझ में आ गई।